नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा की। विधानसभा में शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए कानून व्यवस्था का मुद्दा आया, जिस पर यूं कहूं कि 2 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और हंगामा जारी रहा। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। रिम्स का बिल पास हो गया, वो एक बड़ी खबर हम आपको यहां बताएंगे। अगर यूं बात करें तो फसल खराबा और कई मुद्दे रहे, लेकिन बहल में आए। कुछ देर के लिए धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा स्थगित करना पड़ा करीब 1 घंटे के लिए सदन को। तो हमारे साथ अशोक कोठारी साहब हैं, राधेश्याम जी हैं, संजय जी हैं, सहारण साहब हैं और मेड़ता से आने वाले विधायक महोदय हैं। सर, ओवरऑल अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कैसी रही? विधानसभा की कार्रवाई को देखें तो विपक्ष बाधित तो करते हैं, विषय को रखा उन्होंने, और यूं पूरे प्रदेश बड़ा है और घटनाएं होती है, वो पहले जैसे तो नहीं है इतनी, और फिर भी जो है उसके ऊपर सरकार भी संज्ञान लेगी जो विषय विपक्ष वालों ने रखा है। पर बार बार गैलरी में आकर बाधित नहीं होना चाहिए, विषय को अच्छा रखना लगता है कि विषय सही था, गंभीर था, लेकिन बाधित भी नहीं होना चाहिए। बाधित नहीं होना चाहिए, विषय को रखना चाहिए, और सरकार संज्ञान ले रही है। पहले से घटनाएं कम कह सकते हैं, यूँ घटनाएं तो प्रदेश बड़ा है, और हम हमारे भीलवाड़ा की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। जी सुरेश जी, क्या लगता है आपको? आपने जो मुद्दा उठाया उससे बाधित किया गया, अगर यही सब चीजें अगर बिना बाधा के भी चलती तो ठीक रहता? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हैं, हम सारे विपक्ष के विधायक हैं, हम सभी ने एक राय होकर के स्पीकर साहब से, मंत्री साहबों से, सीएम साहब से कहा था कि भी कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा ही तो मांग रहे हैं, ये अपनी हर जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। कोई नैतिक जिम्मेदारी तो होनी चाहिए सरकार की कि भाई प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। चोरी, माफिया, अत्याचार, बलात्कार के केस कितने सारे हो गए। हमने बहुत सारे, आज सुबह भी देखा होगा कि हमने फोर्स मांग करके विरोध जताया था हमने कि कानून व्यवस्था पे क्या, लेकिन एक भी इनके किसी भी एक मंत्री ने, खुद सीएम साहब ने, किसी ने भी चर्चा का जिक्र तक नहीं किया। हम चर्चा ही तो चाहते हैं, चर्चा से सार्थक चीज़ निकलती है। 8 करोड़ की जनता देख रही है सरकार 21 माह में कैसे चल रही है, आज के हालात क्या हैं, आप सबको पता है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चलिए, मैं आऊंगा अभी, आप हमारे साथ बने। हरलाल सहारण जी, सहारण साहब आपके पास में आना चाहूंगा। विपक्ष का कहना है कि हमने मांग ही उठाई है, कोठारी साहब भी उसको जायज मान रहे हैं, लेकिन इसे अनुचित मान रहे हैं कि गतिरोध पैदा किया गया, तो जवाब देना चाहिए। देखिए, विपक्ष का नोटंकी करने की आदत पड़ गई। कभी सास को पता नहीं भूमण के झगड़ा ही नहीं होता। आज ये बात करते हैं कि विपक्ष बात करता है कि हमारी चर्चा करा दो। चर्चा सामने है, सरकार बिल्कुल ऐसी सरकार चल रही है कि 21 महीने में क्या सरकार चल रही है। कोई भी मुद्दे पर सरकार हर मुद्दे पर पास है, और सरकार अगर चर्चा करानी चाहे, विशेष मुद्दा सरकार चर्चा कराएगी। पर विपक्ष का एक काम है, रोजाना एक नोटंकी करके आ जाएंगे और वो दिखाने के लिए 8 करोड़ जनता को कि हम विपक्ष में बोल रहे हैं। बाकी चर्चा करने कौन मना कर रहा है? इनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई भी जवाब दे देता, हम चर्चा की तो बात कर रहे हैं। नहीं, चर्चा की जब समय आ गया वो भी दे देंगे। विधेयक समय नहीं आया। हाँ, समय नहीं, विधेयक पास हो रहे हैं, उसमें भी अड़चन लगा रहे हैं। रिम्स जैसी संस्था जब बन रही है यहाँ, उनको यही नहीं पच रही है, और ये कह रहे हैं हम नहीं बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है। 8 करोड़ जनता राजस्थान ने बनाई है, और बीजेपी के शासन में, वसुंधरा सरकार के शासन में स्थापना हुई थी, और फिर दोबारा वसुंधरा सरकार में इसका इनोवेशन हुआ था, और अब कह रहे हैं हमने बनाया है। तो रिम्स वहाँ बन रही है, तो इसको स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। हाँ, इसमें कोई कमियाँ हो उसको जरूर कहना चाहिए। क्या एमएलए साहब, क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान 8 करोड़ जनता हम सबको चुन के भेजती है यहाँ पे। निश्चित रूप से जो राजस्थान सरकार अभी चल रही है, 21 महीनों में शानदार कानून व्यवस्था पर काम कर रही है। विपक्ष का फर्ज होता है डंकी बात रखे, लेकिन हमेशा अभी सरकार नोटंकी के काम जो लोग करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और सरकार का अच्छा विजन है, और रिम्स लेकर आई है, एम्स की तर्ज पर राजस्थान सरकार रिम्स का जो काम कर रही है। निश्चित रूप से रिम्स बनने से राजस्थान जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार हर मुद्दे पर सबका ध्यान जवाब भी देती है। सबका बार हमारे प्रभारी मंत्री ने इनका जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि इनको कोई मुद्दा है नहीं इनके पास।
पे तो जवाब कहाँ दिया कानून व्यवस्था के मुद्दे पे? नहीं बिल्कुल अभी जवाब देने सुनने को तैयार नहीं है, ये बार मेल में आ जाते हैं, इनका मौका ही नहीं है। और सरकार बिल्कुल निसंदेह अच्छा काम कर रही है और ठीक काम करने जा रही है। रिम्स को लेकर क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल जनता को बेनिफिट होगा। एम्स की तरह यहाँ रिम्स होनेगा तो लोगों को फायदा, अच्छा बजट है, हमारे बच्चे डॉक्टर उनके तैयार होंगे, लोगों को इलाज का फायदा मिलेगा, सब बहुत अच्छा मतलब काम करी सरकार, इसके ऊपर अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए सुरेश जी, आपने सुना कि रिम्स पे भी चर्चा की जा रही थी और आप लोग बैल में आ रहे थे। सारण साहब का ये कहना है कि जानबूझ करके और आप लोग उससे सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं। रोज ये कोई ना कोई एक मुद्दा लेके आते हैं। हमारे साथी हैं सम्मानीय सारण साहब, उनको पता है सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने, नेता के सदन के जो नेता हैं वो भी आए थे, एक बार भी कह देते कि हम चर्चा करेंगे। आप ये सोच के देखिए कि किस माह के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जी डीएसपी के पैर पकड़ रहे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। आपने देखा होगा, मीडिया में काफ़ी छपा भी था। आज देख लीजिए, नीम का थाना के अंदर आज से 5 दिन पहले एक हत्या करके सबको रेलवे पटरी पे पटक दिया और बोला गया कि भाई ये तो आत्महत्या की है। लेकिन जो रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा था कि भाई इसकी हत्या करके यहाँ डाला गया है। इसी तरह अलवर के अंदर देख लीजिए आप, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। जयपुर में देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था कहाँ है? बजरी माफिया, चोरी डकैती, लूटपाट, पॉस्को के मामले और बलात्कार के मामले 21 माह में खाएं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज कोई तहरीर दे के थाने में आता है तो 5-5 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं की जाती है। बैठ के मामला पुलिस वाले सलटाते हैं कि भाई बैठ के आके राजीनामा कर लो, दबाव बनाया जाता है, आंकड़े कम किए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे आम प्रदेश के अंदर हैं और हम एक चर्चा मांग रहे हैं। चर्चा पे एक नैतिकता के आधार पे सरकार को जवाब देना चाहिए था कि हम चर्चा करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारी से हमेशा अपना मुंह मोड़ा है। थावर जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कैसा रहा इस दिन, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के बाद सारे लोग लौटे हैं? जी, सबसे पहले आपके चैनल का जोहार। आज एक एम्स की तुलना तरह ही एक रेम्स बिल ला रहे थे, तो सबसे बड़ी बात यह है आप रेम्स तो ला रहे हो, पर पुराने जो जर्जर स्थिति के भवन पड़े हुए हैं, पुराने जो हॉस्पिटल पड़े हुए हैं, जहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था खस्ताहाल है, जहाँ पर नए अभी बहुत सारे हमारे इलाके के अंदर भी ऐसे अस्पताल पड़े हुए हैं जहाँ भवन नहीं है, जर्जर अवस्था में है। साथ में जहाँ 21-21, 22-22 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे 3-3, 4-4 स्टाफ पड़ा हुआ है, तो हम उनकी बात कब करेंगे? और दूसरी बात, अगर ज़रूरत है भी तो यहाँ पर जयपुर जैसे शहरों में तो महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके घूमने वाले लोग तो आराम से इलाज करा देंगे। हमारे इलाके वाला यहाँ तक आके इलाज कब कराएगा? तो आदिवासी अंचल के अंदर इस तरह का कोई योजना लाओ, पहले वहाँ पर मजबूत करो। वहाँ पर कहीं ऐसी गंभीर बीमारियों से आदिवासी तरस रहा है। पूर्व की जो योजनाएं थी चिरंजीवी के अंदर, जहाँ गरीब व्यक्ति हमारे आदिवासी इलाके के अंदर पलायन करके जब गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह काम करने जाता, उनका इलाज हो सकता था, जो आज की तारीख में वो बंद कर दिया गया है। तो गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा, कैसे इलाज? मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से हो रहा है इलाज? जी, आयुष्मान योजना से हो रहा है। उसी में जो नाम ही तो बदला है, पर उस टाइम जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को चेंज कर दिया। जहाँ डिलीवरी के अंदर सिजेरियन होता था वो भी उस आयुष्मान योजना के अंदर था, जो चिरंजीवी के अंदर, वो आज नहीं रहा। तो गरीब आदिवासी जो माताएं हैं वो कहाँ जाएगी? उनके पास 1500 रुपये एम्बुलेंस को भाड़ा देने के लिए नहीं है। ऐसी व्यवस्था है तो कहाँ से पैसा लाएंगे? और आज चिंता का विषय है कि आदिवासी इलाकों के अंदर सिकल सेल्स की बीमारियां पनप रही हैं, जो पूरे संभाग के अंदर गंभीर विषय है। जो सरकार ने पूर्व में घोषणा की थी 15 करोड़ रुपये उसके लिए देंगे ताकि बड़ी लैब बनेगी, सारे इलाज होगा, लेकिन आज भी वो बजट पहुंच नहीं पाया हॉस्पिटलों के अंदर। तो आपका कहना है कि रिम्स का तो स्वागत करते हैं कि जयपुर में बन रहा है, और भी जगह इस तरह की यूनिट्स बननी चाहिए? मैं यही चाहता हूं कि यहाँ तो ऑलरेडी एसएमएस हॉस्पिटल बहुत अति आधुनिक सुविधाओं से लेस है, तो ऐसे ही हॉस्पिटल आदिवासी अंचल के अंदर मिले, जहां पर वो लोग यहाँ जयपुर तक कब आएंगे, कब इलाज करवा पाएंगे? यहाँ तक आने से पहले मरने मंजूर हो जाएगा उन लोगों को। इसका जवाब हरलाल जी देंगे। सारण साहब, आपने सुना कि यहाँ तो पहले से व्यवस्थाएं, आदिवासी अंचल को इससे इग्नोर किया गया, वहां से यहाँ तक आने के लिए बहुत समय लगेगा, कैसे इलाज हो? देखिए, हमारे साथी विधायक ने जो कहा आदिवासी एरिया में बिल्कुल होना चाहिए, पर यहाँ हो रहा है उसके बाद वहाँ होगा। जब जयपुर में एक राजधानी में जब चारों तरफ से सारे लोग यहाँ के इलाज कराते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके बाद अगर इस एम्स यहाँ रिम्स खुलेगा तो बिल्कुल हर क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। अगर सरकार वहाँ खोलती है आदिवासी में तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और इन्होंने उठाई है कि
चिरंजीवी योजना थी उसकी तर्ज पे मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन वैसा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। देखिए उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कुछ बातें अगर विधायक महोदय ने कही हैं तो उस कमियां तो खमियां उसको पूरी करेंगी, पर सरकार जो पहले योजना थी उससे बेहतर इलाज हो रहा है, बेहतर योजना है। चलिए कोठारी साहब आपके पास में आना चाहूंगा इस मुद्दे पर। मैं मेडिकल के लिए एक बड़ी सुविधा मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जोधपुर में एम्स है, यहाँ पे रिम्स बनेगा, उसी की तर्ज पे रेफरल एक यूनिट बनेगी, ये ऑटोनमस भी रहेगी। एक चीज सामने आई है कि देश में कहीं पे भी ऐसे ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स में ब्यूरोक्रेट्स का दखल नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसमें प्रावधान किया गया है। हाँ, इसमें जनप्रतिनिधि को भी जोड़ना चाहिए। और वैसे तो आप देखिएगा एम्स के समान ही रिम्स की स्थापना प्रदेश के लिए एक बेस्ट है, एक स्वास्थ्य के लिए वरदान रहेगा। पर हमारा इस पर कहना है कि प्रदेश में और भी रिम्स की स्थापना होनी चाहिए। जहाँ इस विधेयक में था कि जहाँ पर बजट है, जहाँ एनजीओ है और भूमि है तो वहाँ दिए जाएंगे। तो हम आपसे कहते हैं कि सरकार से कहते हैं कि भीलवाड़ा जैसा क्षेत्र है जहाँ हमने भूमि भी रिजर्व करवा रखी है 5.5 लाख स्क्वायर फीट, और हमारे पास डीएमटी का बहुत बड़ा फंड भी है, और जयपुर पर डिपेंड रहना पड़ता है। जयपुर 250 किलोमीटर है और भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल का हब भी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है। और तो वहाँ पर एक रिम्स की स्थापना होनी चाहिए, वहाँ सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। तो और इसमें जनप्रतिनिधि को जोड़ना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का अभाव इसमें दिख रहा है रिम्स में, तो विधायक महोदय क्या कहना है कि वास्तव में इसका अभाव आपको भी लगता है कि? देखिए बिल्कुल जो चर्चा का विषय था, चर्चा में आया, बिल्कुल सरकार इस पर गंभीर विचार कर लेगी। जो अच्छी बात हमेशा सरकार सुनती है, सुनना भी चाहिए। और एक बात हमारे साथी विधायक कही थी माननीय थाउरचंद जी ने, लेकिन तो बिल ही पास हो गया। नहीं बिल तो आते रहेंगे साहब, बिल में क्या है, अगले साल बिल में क्या? अच्छी बात हमेशा सरकार को माननी चाहिए, तो होना चाहिए। तो बात गई स्टाफ की, मैं कहना चाहूँगा पिछली 5 साल सरकार, कांग्रेस सरकार ने भर्तियाँ बहुत कम गई, और हमारी सरकार ने 1.5 साल के अंदर 1 लाख लोगों की भर्ती की है। तो निश्चित रूप से मेडिकल में भर्ती हुई है तो लोग इसको स्टाफ लग जाएगा। और एक बात, बहुत बड़ी बात सुरेश ने कही हमारे साथी विधायक ने बजरी को लेकर के, तो मैं कहना चाहूँगा 5 साल में तो कांग्रेस सरकार ने बजरी पे कोई काम नहीं किया, कोई महिष अलॉट नहीं की, और भू माफियाओं को पनपाया इन्होंने। हमारी सरकार ने अभी पिछले 2-3 महीने में जो बजरी के खाने अलॉट कर दी, लीज अलॉट कर दी, और आने वाले 1-2 महीने में एक नंबर का काम शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से जो भू माफिया था, बजरी माफिया, उनका सफाई हो जाएगा, और बहुत अच्छी कानूनी से हमारी सरकार काम कर रही है। धन्यवाद। कानून व्यवस्था को लेकर के आपका मानना है ठीक से? बिल्कुल एकदम सरकार ठीक काम कर रही है, और जो भी छोटी मोटी और भी सरकार आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। तो कहाँ आपको कमी लग रही है जिसको और दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए कमियां तो देखिए मेरी चलती रहती है, प्रोसेस होता है, ठीक करोगे तो कमियां तो ये तो नियम होता है। लेकिन हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब इस पर खुद गृह मंत्री चार्ज इनके पास में, निश्चित रूप से हमेशा काम करते हैं, और आने दिनों अच्छा जो कानून में आपको काम करने को मिलेगा। सुरेश जी कानून, हाँ सॉरी संजय जी माफ करेगा, संजय जी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, विधायक महोदय का कहना है कुछ गुंजाइश है तो उसे दुरुस्त करेंगे, आप लोगों की आवाज को भी सुनेंगे। मैंने दोनों साथी विधायकों की बात सुनी थी, और उन्होंने एक शब्द बोला था, कुछ कमी है तो हम सुधार करेंगे। तो हमने जो कमी बताई तो उन्होंने माना है कि कुछ कमी हम सुधार करेंगे। आपके सामने का है, कमी अगर नहीं होती तो क्या साथी विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के डीएसपी ऑफिस में जाने की जरूरत पड़ती? आप खुद सोच के देखिए, क्या 5-5 दिन तक परिवादी अपनी तहरीर के लिए एफआईआर नहीं कट रही है, और फिर लोग नेताओं के यहाँ जा रहे हैं। अभी के हमारे साथी विधायक ने पॉइंट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मामला उठाया था, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने मामला उठाया है, अवैध खनन बजरी के लेकर ही उठाया है इन्होंने। आप बताइए कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से हावी हो रही है विधायिका के ऊपर, कि जहाँ विधायिका का कोई इकबाल ही नहीं था। सब मान रहे हैं, हम लोग साथी विधायक भी मान रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि हाँ कुछ सुधार करेंगे, कुछ छोटी मोटी कमी सुधारेंगे। कमियाँ छोटी मोटी नहीं है। 21 महीने हो गए, 21 महीने में क्या हालत हो गई राजस्थान की, आप जाके देखिए, धरातल पर उतर के देखिए 21 महीने में क्या हालत है। और आज हम बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष तक के माइक तक बंद कर देते हैं, बोलने तक नहीं जाया जा रहा है, चर्चा तक नहीं की जा रही है, मंत्रियों पर जवाब तक नहीं है। तो हम पूछते कुछ हैं, देते कुछ और हैं। ये है मंत्रिमंडल का। आप लोगों ने एक स्लोगन दे रखा है कि अब पहले बीजेपी ने दिया था अब नहीं सहेगा राजस्थान, आपने उसमें कहा है कि अब कब तक सहेगा राजस्थान? हाँ, इन्होंने कहा था अब नहीं सहेगा राजस्थान, इन्होंने कहा था, सह रहा है राजस्थान। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। चलिए सारण साहब देंगे इसका जवाब। सारण साहब, पिछले 5 साल में आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इस कांग्रेस सरकार ने 21 महीने में कितने अत्याचार हुए, कितने अपराध हुए, और इस 21 महीने में अगर आप देख लीजिए हमने कितने कम किए हैं। एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता।
जो कानून व्यवस्था 21 महीने में जितने अभी अभी हमारे साथी विधायक ने कहा है कितनी मर्डर हो गए, कितने बलात्कार हो गए, कितने क्या हो गए, उसका आंकड़ा उठाई देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं कि कम से कम 10 से 30% कम हत्याएं हुई हैं, कम बलात्कार हुए हैं। अब 1 मिनट में सारा राजस्थान कैसे सुधरा है? जैसे इन्होंने 5 साल में सारा भट्ठा भट्ठा के चले गए और अब कह रहे हैं कि एफआईआर की बड़ी शिकायत कह रहे हैं कि आप ही के पार्टी के विधायक ने ये बात उठाई। देखिए कभी क्या होता है, किस कारण हुआ है मेरे को ये पता नहीं, मगर मेरे पार्टी के विधायक ने जो कहा है उसमें संज्ञान लिया होगा मुख्यमंत्री जी ने। हमारी तो शिकायत है नहीं ऐसी। ये शिकायतें आती हैं कि कार्यकर्ताओं की। ऑनलाइन एफआईआर होती है, कौन कहता है 5-5 दिन लगते हैं? ऑनलाइन आपके साथी को संतुष्ट कर रहे हैं। संजय जी, ऑनलाइन एफआईआर हो रही है। ऑनलाइन तो एफआईआर होती है, लेकिन 5 दिन बाद होती है। आंकड़ों को कम किया जा रहा है। आंकड़े कम क्यों किए जा रहे हैं? आंकड़े कम नहीं किए। 5 साल का इन्होंने दिया है, हम तो 21 महीने का आपके सामने। आप 21 महीने का बता दीजिए हमें, तो आप तो हमें 21 महीने में बता दीजिए कि राजस्थान की हालत क्या होगी 21 महीने के अंदर। कानून व्यवस्था में अब 1.5 साल बनाम 5 साल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कानून आप देख लीजिए, आप सामने है। चाहे विकास देख लिए, कानून देख लिए, चाहे राजस्थान में बरसात देख लिए, चाहे अब कौन सी चीज पे ले लिए। चाहिए बरसात में रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है क्या राजस्थान ने? ज्यादा ही तोड़ दिया। नहीं, ज्यादा तोड़ दिया नहीं, जितना नुकसान, हाँ किसान को नुकसान हुआ है, अपने फायदा कितना होगा। अपने सारे जल में नदियां उफान पर हैं, सारे बांध उफान पर हैं। इस पानी ऊपर आएगा तो किसान सिंचित हो जाएगा, किसान खुश हो जाएगा। अब कोई चीज को देख लीजिए, भजन लाल जी की सरकार 21 महीने में जो काम किए हैं, जो बरसात हो चाहे और कोई काम हो, सब में आगे है। थावर जी, अभी सुना आपने सारण साहब को कि राजस्थान में हर तरह की तरक्की है, कानून व्यवस्था हो, पानी हो, बिजली हो। ऐसा लग रहा है जैसे नए मुख्यमंत्री बने और तब से बारिश होने लगी है, पहले हो ही नहीं रही थी। तो मैं ये जानता हूँ कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है, पहले भी थी, अभी भी है, परंतु सरकारें सुधार करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। ये सरकार ने ऐसा किया। यदि आज बीजेपी की सरकार को 2 साल पूरे होने आए और 2 साल बाद भी ये कहती है कि तो कांग्रेस सरकार की वजह से हो रहा है, तो फिर आप सरकार और सत्ता में आए क्यों? और इसलिए आज जगह जगह हालात ये हैं, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है और न ही उन पे कोई समाधान हो रहा है। और कहीं बार आज प्रशासन के अंदर भी जो खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक भी अंतर मन से दुखी हैं कि उनके कहीं न कहीं उनके वहाँ पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। और रही बात ये जो आप कह रहे हो आज कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था के अंदर झालावाड़ की घटना हुई और ऐसे ही बांसवाड़ा के अंदर घटना हुई, जहाँ पर किशोरी के साथ में प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल डालने वाली घटना हुई, मावली के अंदर डब्बोक के अंदर घटना हुई, पर आज तक उसका समाधान नहीं निकल पाया। सड़कों पे आंदोलन चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, लेकिन समाधान निकालेगा कौन? और इसमें जो लोग सड़कों पे धरना देने जाते हैं, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको जेलों में डाला जाता है। आखिर कहाँ तक क्रूरता वाली हरकतें होती रहेगी? आज़ाद भारत के अंदर अपनी आवाज़ नहीं रख पाएगा तो कहाँ रख पाएगा? मैं एक बात जानना चाहूंगा थावर जी, आपने ये बात उठाई क्या? आपने ये उठाई ये बात कभी मुख्यमंत्री जी के सामने या कुछ? झालावाड़ की घटना को लेकर सड़क झालावाड़ के अंदर भी बच्चों से, उनके परिवारजनों से सबसे मिले, 2 नहीं 3 बार मिले हैं। यहाँ आए, सदन में बात रखने के लिए आए, उसके बाद में कानून व्यवस्था पर बात रखना है। लेकिन आपने सदन के अंदर अगर नोटिस किया तो मुझे तो हमेशा लास्ट में नंबर मिला बोलने के लिए, और सबसे पहले सबको अगर 5 मिनट मिलते तो मुझे 2 या 1 मिनट में अंदर माइक बंद कर दी जाती है। तो वहाँ पर अन्याय होता है, लेकिन यहाँ तक भी अन्याय जलते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे जो अधिकार हैं। आपकी बात तो सारण साहब मंगलवार है को बैठक में बताएंगे कि भाई माइक तो बंद। कोई माइक बंद नहीं करता। जितना निर्दलियों को जितना टाइम देता है तो कांग्रेस और बीजेपी को नहीं देते। आप उठा के देख लीजिए कितने लोग ये बिल्कुल आप जिस पार्टी से हो उनको अगर साथ में टाइम देते हैं तो उसको 10 मिनट मिलता है। हमारे कांग्रेस के विधायकों को जो टाइम मिलता है उसको और बीजेपी को मिलता है। उनसे इनका सम्मान और मान ज्यादा करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। चलिए पूसाराम जी, आपके पास में आना चाहूंगा काफी से। हाँ जी, तो बताइए कि कैसा रहा ओवरऑल? अगर आज दिन की बात करें तो अगर आप लोग बैल में नहीं जाते, हंगामा नहीं करते, तो शायद हो सकता है कि इस पर चर्चा भी हो जाए। ऐसा है कि इस पर चर्चा, जो बिल पर चर्चा की बात कर रहे हो, ये बिल पर तो नहीं, बिल पर चर्चा हो गई लगभग पारण स्थिति में, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब बेल में जाने का मतलब ये है कि भी ऑल ओवर राजस्थान की मैं जब बात करता हूँ
तो ये कहना चाहता हूं कि भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमारी पार्टी इसलिए कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे, 1 मिनट बोलूंगा मैं, सबसे पहले पेपर लीक और लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर लोगों के दिमाग में ये सेट करके सत्ता में आई है। तो क्या आज लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार से ज्यादा इनका सुधरा है? जो आंकड़े देखे गए उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि आज भी इनका 1-2% ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इसलिए इस बात में ये विफल है। 2.5 साल हो गए, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हमारे शासन से इनका 1-2 पॉइंट ऊपर गया है लॉ एंड ऑर्डर का। और दूसरी बात है, कई घटनाएं होती है हमारे शेखावाटी में, हमारे चूरू जिले में, बीकानेर रेंज में, इस प्रकार की घटनाएं वास्तव में कम होती है। लेकिन ये दक्षिणी और राज्यों में, विशेष तौर से आदिवासी इलाके में बहुत ज्यादा घटनाएं होती है। इस बात में भी हो रही है, जो हमारे एरिया में कम हो रही है। ये बात के क्षेत्र से सारण साहब आते हैं, उनका कहना है कि हर क्षेत्र में तरक्की है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसान का मुद्दा, और बरसात की भी कृपा पूरी हो। ऐसा है कि बरसात की कृपा तो ऊपर में है। अशोक गहलोत जी एक बार मुख्यमंत्री बने, का मानना है कि बीजेपी का पग फेरा है। सही, एक बार अशोक गहलोत जी 98 में मुख्यमंत्री बने तो बरसात कम हुई। उसके बाद दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तो दुनिया भर की राजस्थान बरसात हुई। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं भी यही हूँ, राजस्थान भी यही है, और प्रदेश के तार तलिए सारे भर गए। उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने तीसरी बार, तो भी खूब बरसात हुई। इसलिए ये प्रकृति की देन है, भजनलाल जी की कोई देन नहीं है। अच्छी बात है, बरसात हो रही है, थोड़ा इनका तकदीर इसलिए ठीक है, नहीं तो इनको मालूम चल जाता। इसलिए तकदीर ठीक है, किसान के लिए बरसात होना बहुत जरूरी है। हम भी किसान हैं और इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ जहाँ अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है वहाँ हम सरकार से मांग करते हैं कि आपको विजिलेंट होकर के ये काम करना चाहिए। बाकी अभी तक 2.5 साल में पूरा काम धरती पर अभी दिखा नहीं है, ये बात हम स्वीकार नहीं करते। थावरचंद जी बीएपी से हैं, उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था देखिए मुद्दा नहीं, एक सॉल्यूशन होना चाहिए। वो उस पे आरोप लगाता है, वो उस पे आरोप लगाता है, बजाय इसके इस पे कुछ निचोड़ निकालना चाहिए। तो आपको भी लगता है क्या? ऐसा है कि लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई बुरी बात नहीं है। इससे आरोप प्रत्यारोप के बाद एक निचोड़ निकलता है, निचोड़ निकलने के बाद जायज काम होता है, वो सदन में पारित होता है। इसलिए कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना, संसदीय भाषा में आरोप प्रत्यारोप लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सीमाएं नहीं लागनी चाहिए। सरकारें बदलती रहती है, आज सरकार इनकी है, कल हमारी होगी, परसों इसमें चलता रहता है। तो इसको अपने सिस्टम से लेकर के आरोप प्रत्यारोप एक सीमा में रखे लगाना कोई बुरी बात नहीं। जी कोठारी साहब, देखिए सर, प्रदेश के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व है कि वो प्रदेश की 8 करोड़ की जनता के हितों की रक्षा करे, न्याय करे और विकास करे। तो इसमें विपक्ष का भी उस दायित्व को अच्छे से निभाए, विषय को रखे और बाधित न करे, और पक्ष वाली और सरकार को भी ये भी उनको पूरा समय दे और अपना जो प्रदेश का जो विकास और पूरा प्रॉपर हो और जनता के हितों की रक्षा हो, और जिसके लिए हमें चुना गया है उनके प्रति पूरा न्याय हो, यही कहें। संजय जी, सारण साहब का आपने सुना ही होगा, और थावर जी का कहना है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, खुल के चर्चा हो, लेकिन बजाय गतिरोध के, और जरूरी है कि चर्चा होना, तभी तो चीजें निकलेंगी। यह सच बात है, चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। जब आप चर्चा से भाग रहे हैं तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगा। सरकार को अगर लग रहा है चर्चा होनी चाहिए, तो हम जब वो विपक्ष के नाते हम बात रख रहे हैं कि भाई चर्चा करिए कानून व्यवस्था पे, तो उनके मंत्री महोदय को, सदन के नेता को कहने में क्या आपत्ति थी कि हाँ ठीक हम चर्चा करेंगे? विपक्ष अपने आप बैठ जाता। भाई चर्चा आप कराओगे, चर्चा करा नहीं रहे हो, क्या आप रहे नहीं हो, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष ही तो आवाज उठा रहा है। हमारे बात और जानना चाहूंगा, बीएससी की बैठक के बाद क्या कुछ तय हुआ है कि इस पे मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री जवाब देगा? शांत कैसे हुए आप? शांत हुए नहीं है हम लोग। हमें आश्वासन मिला है स्पीकर साहब की तरफ से कि ठीक है आपकी बात सरकार तक पहुंचा दी गई है। अब देखते हैं सदन कब तक चलता है हमारा, चर्चा होगी या नहीं होगी। चर्चा नहीं होगी तो वापस हम आवाज उठाएंगे। जी, सदन तो 10 जारी रहेगा तक चलेगा और 10 तारीख के बाद में स्थगित हो जाएगा अनिश्चितकाल के लिए। और ये जो आश्वासन मिला है, इनको आप पूछ रहे थे, आश्वासन ये एक मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को अपना अलग से एक पैकेज जारी करने की बात कह रहे हैं। वो तो उसके लिए कह रहे होंगे जो फ्लड वाला है मैटर। इस पे अच्छा, हाँ बाढ़ वाले पे,
उस पर बाकी सरकार और इनके जो कानून मंत्री हैं उनकी न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल भी चर्चा करने की मर्जी नहीं है। और शायद अगर वो कराते हैं तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आएंगे। इस प्रदेश के हालात हैं जो आप ऊपर ही घूम रहे हो, लेकिन धरातल की बात है, धरातल की आवाज़ है। हम लोग जो हमेशा धरातल पे रहते हैं हमारे पास है, हम लोग जनता की बात को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे तो सरकार की जो विफलता है वो सामने आएगी। इसलिए ये नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो लगता है कि कानून व्यवस्था पे कोई चर्चा नहीं होगी। शायद नहीं होगी। आज तक जो तय हुआ बीएससी बैठक में तो नहीं होगी। चलिए, जब बीएससी की बैठक में तय हो चुका तो सारण साहब भी बता सकते हैं अभी इस पे। तो सारण साहब, लगता है कि कोई जवाब देना चाहिए। देखिए, बीएससी की मीटिंग में मैं नहीं था, इसलिए मेरे को पता नहीं इस बात को कब तक विधान चलेगी, जवाब देंगे कि नहीं देंगे, या बहस होगी कि नहीं होगी। पर मैं एक बात कह सकता हूँ, अभी मेरे साथी आदरणीय बड़े भाई भी हैं और राजनीति में भी मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, पूसाराम जी। इन्होंने कहा कि गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, बरसात देख लीजिए। देखो, ये अनुपात तो अपने मौसम विभाग निकाल देगा। अगर 3 बार का 1 बार में मुख्यमंत्री सल्टा देंगे तो मान लेंगे कि बरसात कैसे होती है। इन्होंने ये भी कहा कि भगवान का साथ देता है, भगवान सच्चाई का साथ देता है। बरसात वसुंधरा जी टाइम और गहलोत जी टाइम निकाल लेना, अकाल और कांग्रेस का मेल है। अकाल और कांग्रेस का मेल है। जब किसान खुश इसलिए रहता है, बीजेपी आती है कि बरसात होगी हम खुश रहेंगे। अब की बार थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए थोड़ा किसान जरूर तकलीफ। फसल भी खराब हो गई, आप खुद मान रहे तकलीफ में है। फसल खराब होगी, फसल का मुआवजा किसान को दिलाएंगे। और ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ से या कुछ पैकेज कहीं से दिलाएं। डबल इंजन सरकार है, किसान को कहीं तकलीफ नहीं आने देंगे। संजय जी, अब तो भरोसा कर लीजिए, सारण साहब कह रहे हैं। नहीं, साथ ही विधायक जी रुकिए। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं से डबल इंजन की सरकार है। 21 महीने के हालात देखिए आप। मैं बार बार आपसे पुनः कह रहा हूं कि जितने भी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं, जितने भी जन कल्याणकारी योजना हैं, 5 महीने हो जाते हैं, ट्रेजरी से बिल पास नहीं हो रहे हैं। ये सच्चाई है। फिर कह रहे डबल इंजन की सरकार है। स्पेशल पैकेज दे दीजिए। अतिवृष्टि जहाँ हुई है स्पेशल पैकेज दे दीजिए। कितने टाइम आप गिरदावरी करा देंगे, कितने टाइम में फसल का खराबा तय हो जाएगा, कितना आप पैकेज दोगे। पिछली बार जो 24-25 के अंदर फ्लड आया था, अक्टूबर नवंबर के अंदर बरसात हुई थी, मैं खुद कह सकता हूँ धौलपुर जिले के अंदर काफ़ी सारे चम्बल है हमारे यहाँ और काफ़ी सारे फसल खराबा हुआ था, मकान गिरे थे उनके। आज तक एक पैसा नहीं आई, फूटी कोड़ी नहीं आई है उनकी। और आप बात करें स्पेशल पैकेज देंगे, डबल इंजन की सरकार है। चलिए, तो विधानसभा की अगर कार्रवाई की बात करें तो रिम्स का बिल पास कर दिया गया है, मत्स्य संशोधन बिल पास कर दिया गया है, लेकिन सदन में कानून व्यवस्था को लेकर के स्थगन प्रस्ताव के जरिए यानी कि शून्यकाल में हंगामा रहा और यह हंगामा बैल तक चला गया। विधानसभा कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। जो जानकारी मिल रही है, बीएससी की बैठक हुई है, उसका प्रतिवेदन तो मंगलवार को आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री फ्लड वाला जो प्रभावित इफेक्टिव जो एरिया है उस पर जरूर मुझे लगता है जवाब देंगे और कोई हो सकता है राहत पैकेज की घोषणा भी कर दें। क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सोमवार के दिन ही उन्होंने अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों से चर्चा का समय मुकर्रर किया है और उसके बाद विधानसभा में 10 या 9 तारीख को जब भी बिजनेस में ऐड होगा वो इस पर जवाब देकर के शायद कोई राहत पैकेज का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल लगता है कि 10 तारीख तक चलेगी। आगे के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का विशेष अधिकार है कि वो क्या तय करती है। तो चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।